हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लगातार ला रहा हूं। तो आज सिकंदर का जो भारतीय अभियान था, यानी कि सिकंदर जो कि भारत पर आक्रमण किया था, उस पर सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आगे का कंटेंट, जिसमें कि झेलम के समीप, यानी कि विशिष्टा जो नदी थी झेलम, उसके पास जो युद्ध हुआ था पोरस के साथ में, उसका पूरा का पूरे मैं इसमें जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था जो पहला पार्ट था सिकंदर जो कि भारत पर आक्रमण के लिए अंदर प्रवेश किया पश्चिम उत्तर भारत से, जिसमें कि सिकंदर से पहले जो शासन था हकमानी साम्राज्य का, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। उसको किस तरीके से पूरा उसकी सेना को तितर-बितर किया और साम्राज्य को पूरा ख़त्म किया। और उस वीडियो में मैंने बताया कि भारत के पश्चिम उत्तर में जो राजा रहे, जिसमें कि तक्षशिला का राजा आम्भी, और हिंदुकुश की पहाड़ियों में एक शासक था जिसका नाम था शशिगुप्त। तो ये जो शासक रहे, इन शासकों की किस तरीके से सहायता सिकंदर को मिली, उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी। किस तरीके से इन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद में सिकंदर के साथ हो लिए, और भारत में प्रवेश करना कितना आसान हुआ, इसके बारे में जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के जाकर आप सिकंदर का वो पूरा पार्ट कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आगे का जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं आज का पूरा कंटेंट, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि झेलम की तट पर किस तरीके से पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ, और उसमें किस तरीके की जो परिस्थितियां थीं और कैसी सिचुएशन में उसमें सिकंदर आगे बढ़ा, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप वो पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट कर पाएँ और अन्य स्टूडेंट भी इससे तैयारी कर पाएँ। तो अगर हम बात कर लें सिकंदर की, तो सिकंदर जब झेलम की पास आता है तो उस समय की जो परिस्थिति थी वो क्या रही। अगर हम बात कर लें पोरस और सिकंदर, इन दोनों की सेनाएं जब झेलम नदी के पास आ जाती हैं, तो अगर हम सिकंदर की बात करें तो सिकंदर जो कि पश्चिमी तट पर था, और उसके बीच में झेलम नदी थी, और पूर्वी तट पर पोरस की सेना यहाँ पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि पोरस ने जो सिकंदर है, सिकंदर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, और यहाँ पर युद्ध के लिए उसने न्योता दे दिया कि हम आपके साथ में युद्ध करेंगे, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। सिकंदर से साफ बोल दिया था, क्योंकि दूत मंडल भेजकर उसने कहा था कि हमारे साथ में झुक जाओ और हमारे सामने हार मान लो, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी। तो यहाँ पर सिचुएशन बनी कि युद्ध होगा, तो युद्ध के बीच में झेलम नदी थी, ध्यान रखिएगा। तो झेलम के पश्चिम में सिकंदर की सेना थी, और अगर हम झेलम के पूर्व की बात करें तो पूर्व की तरफ में जहाँ यहाँ पर की पोरस का राज्य था, उस राज्य की सेना पूरी वहाँ पर अड़ी हुई थी। तो बीच में क्या, वो जो मौसम था वो मौसम था बरसात का मौसम। तो उस बीच में क्या, बारिश भी तेज होने लगी थी। तो बारिश तेज होने के कारण यहाँ पर युद्ध होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मौसम भयानक था। झेलम में बाढ़ भी आ गई थी, झेलम नदी में। तो इस कारण से सिकंदर को झेलम को पार करना आसान नहीं था, बहुत कठिन हो गया था। तो काफ़ी दिनों तक दोनों सेना, चाहे वो पोरस की सेना हो या फिर सिकंदर की सेना, वो दोनों सेना को इंतजार करना पड़ा, और काफ़ी दिनों तक वो इंतजार करती रही। और अंत में जब एक रात मतलब जब वो पल आया, जब इंतजार का पल जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा पार हो गया था। तो रात में जब भारी वर्षा हो रही थी, उसी समय सिकंदर ने अपनी सेना को झेलम नदी में उतार दिया था। तो झेलम नदी से उतरते हुए वो आगे की ओर बढ़ा। तो इस तरीके से अगर रात में मालूम किया जाए तो पोरस को इस कार्य को देखते हुए काफी ज्यादा अचंभा हुआ, पोरस की सेना को। और क्योंकि पोरस की सेना कंपैरेटिवली काफी बड़ी और काफी विशाल सेना थी, जिसमें कि जो उस समय के जो लेखक रहे, एरियन या फिर अन्य लेखक, उनके द्वारा ये पता चलता है कि लगभग 4,500 जो थे वो अश्वरोही थे, यानी कि घोड़ों पे सवार सैनिक थे उसमें, और 300 के आसपास रथ रहे थे पोरस की सेना में। 200 हाथी
हाथी पर जवान थे, यानी कि हाथी वाले सैनिक थे, हाथी पर बैठे हुए सैनिक थे, और लगभग 30,000 पैदल सिपाही जो कि पोरस की सेना में शामिल थे। तो यहां पर सबसे पहले बात यह होती है कि पोरस सबसे पहले एक टुकड़ी को सिकंदर के सामने भेजता है, जिसमें कि लगभग 2000 सैनिक रहते हैं, जो जिनका सामना करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पोरस को रोकने के लिए 2000 की सेनाओं को, 2000 सैनिकों की एक टुकड़ी, एक दल को आगे की ओर भेजता है। और इसका जो नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व करता है उसका पुत्र, उसका जो बेटा है वो उसका नेतृत्व करता है, उसको लीड करते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो यूनानी सैनिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, ताकत उनकी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो 2000 टुकड़ी जो दल था वो दल आगे बढ़ता है, लेकिन वो हार जाता है और इसमें उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो मारा जाता है। देन उसके बाद में पोरस स्वयं सिकंदर के साथ में आगे की ओर बढ़ता है, और पोरस सिकंदर से दो दो हाथ करता है और उसकी मुठभेड़ होती है, और वहां पर दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। लेकिन यहां पर सीधी सी बात है, पोरस की जो सेना है वो सिकंदर की सेना पर कमजोर साबित होती है। पोरस के जो एक धनुषधारी पूरी की पूरी टुकड़ी रहती है, जो कि बरसात के मौसम को सहन नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर बरसात में जो भूमि है वो वहाँ की दलदली हो जाती है, तो उनके पास में जो सेना होती है वो उनके पास में जो भी हथियार होते हैं वो वहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से पोरस की सेना सिकंदर की सेना के साथ में जो युद्ध होता है, युद्ध में वो टिक नहीं पाती है और कहीं ना कहीं उसकी हार होती है। और इस हार में जो उसके साथ में विशालकाय हाथी सेना थी, क्योंकि हाथी उसके पास में थे, लेकिन यहाँ पर सिकंदर की सेना के पास में जो तीव्रगामी यानी कि बहुत ही ज्यादा मजबूत और कुशल सेना, जो कि अश्वरोही सेना थी, यानी कि घोड़ों की सेना थी, उनके सामने जो हाथी की सेना थी पोरस की, वो टिक नहीं पाती है। और परिणाम ये होता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सिकंदर की सेना के सामने पोरस की सेना हार जाती है, और उससे क्या, सेना तितर बितर हो जाती है, सामने नहीं टिक पाती है और भाग खड़ी होती है। जब सैनिक भागने लगते हैं और कई सैनिकों को मार दिया जाता है, कई सैनिक मारे जाते हैं, जिस कारण से पोरस कहीं ना कहीं पे कमजोर साबित होता है। लेकिन वो अंत तक कोशिश करता है और अपने साथ की जितनी भी सेना सैनिक होती है उनका बल बढ़ाता है, और अंत तक वो लड़ता रहता है। लेकिन सीधी सी बात है, जिसकी सेना कमजोर हो जाती है और सेना अगर भाग खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं जो सेनापति होता है वो भी ये सोचता है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, तो उसको भी कोशिश करती है कि मैं अपने आप को सुरक्षित निकाल लूं और अगले समय का इंतजार करूं। तो पोरस ने भी यही किया, वो वहां से आगे की ओर नहीं बढ़ता है और पीछे अपने कदम मोड़ लेता है। तो उससे जब वो पीछे की ओर हाथी, क्योंकि पोरस क्या हाथी पर बैठा रहता है, और यहां पर पोरस का पीछा किया जाता है, लेकिन पीछा करते हुए वो वापस अपने राज्य में चला जाता है। जब वो वापस अपने राज्य जाता है, तब उसके बाद में तक्षशिला का जो राजा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिकंदर फिर से एक मैसेंजर उसके पास में भेजता है और बोलता है कि अपने को सिकंदर के हवाले कर दे और सिकंदर के साथ में आत्मसमर्पण कर दे। और उसमें तक्षशिला का जो राजा रहता है आम्भी को एक मैसेंजर, एक दूत की तरह वो उसके पास में भेजता है आत्मसमर्पण करने के लिए। लेकिन इतिहास में जिस तरीके की बातें हैं, जिस तरीके के लेख मिलते हैं कि आम्भी ने भव्य स्वागत किया था सिकंदर का, और एक प्रकार से उसको देशद्रोही यानी कि देश के साथ में द्रोह और अपनी सीमाओं के साथ में जो जिस तरीके से इसने साझा किया और अंदर प्रवेश करने दिया सिकंदर को, तो उसको देशद्रोही मान के उस पर पोरस हमला करता है। और हमला करता है तो उसमें उसके पास में जो भाला होता है, जो क्योंकि हाथी पर भाले के साथ में रहता है, तो वो भाले से प्रहार करता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं पे आम्भी जो तक्षशिला का राजा रहता है वो बच निकलता है और बच जाता है। देन उसके बाद में इसके बारे में जानकारी कई लेखों में, बल्कि उस समय के जो सिक्के हैं, जो सिक्के उस समय चलाए गए थे, उस सिक्के में भी इसके बारे में जो चित्र हैं वो अंकित उसमें पाए जाते हैं, जो सिक्के उस समय चलते हैं। तो उसके बाद में जब पोरस के साथ में आम्भी का इस तरीके से जो एक मैसेंजर बनता है, उसमें सफलता नहीं मिलती, तो सिकंदर दोबारा से एक मैसेंजर और एक दूत मंडल और भेजता है, जिसमें कि पोरस का मित्र मेरुस नाम का एक मित्र रहता है, वो भी उसके साथ में रहता है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो यूनानी सेना है
ठीक है ना, सेना का हवाला दिया और कहीं ना कहीं ये कहा कि आप सिकंदर के हवाले कर दीजिए, अपने आप को आत्मसमर्पण समर्पण कर दीजिए और कहीं ना कहीं सरेंडर कर दीजिए। तो उसमें उसके मित्र के कारण कहीं ना कहीं पे सिकंदर के सामने पोरस का की जो समर्पण की चीज की जो बातें थी वो समझ में आ जाती हैं। और यहाँ पर घायल जो पोरस था वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर काफी ज्यादा वो घायल था, उसके शरीर पर 8 से लेके 10 तक घाव थे काफी ज्यादा। और उसके साथ में वो अपने आत्मसमर्पण करता है, अपने आप को पोरस सिकंदर के सामने समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसकी वीरता, वो जिस तरीके से युद्ध लड़ता है, उसकी वीरता का सिकंदर वैसे ही पूरी तरीके से प्रशंसा का कायल हो गया था। उसने प्रशंसा करने लगा वो। और वो वहां पर पूछता है, सिकंदर पोरस से पूछता है कि तुम्हारे साथ में कैसा बर्ताव किया जाए। तो पोरस निर्भीकता से बिल्कुल बेखौफ, यानी कि बिना वीरता के साथ में बोलता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ, जो कि हारा हुआ राजा है, उसके साथ में जो बर्ताव करता है वही बर्ताव मेरे साथ में किया जाए। तो ये बात सुनकर सिकंदर काफी ज्यादा प्रसन्न होता है, काफी ज्यादा खुश होता है। और उसकी वीरता के कारण उस पर उसका जितना राज्य जो उस समय जीता था सिकंदर ने, वो पूरा का पूरा राज्य वापस पोरस को लौटा देता है। जिसमें कि इतिहास में जानकारी मिलती है, प्लूटार्क जो कि इतिहासकार है उसने बताता है कि लगभग उसके अनुसार पोरस के पास में 15 संघ, यानी कि एक गणतंत्र था, 15 संघों का एक राज्य था, जिसमें कि 5000 बड़े बड़े नगर थे और अनेक ग्राम थे उसके अंतर्गत। तो वो पूरा का पूरा जो एक बड़ा गणतंत्र था उसको वापस लौटा देता है। और उसके बाद में फिर सिकंदर उसके वीर गति, उसके युद्ध में जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो मारे गए थे, उनका अंतिम संस्कार करता है सिकंदर। और जब अंतिम संस्कार करता है तो वो अपनी यूनानी जो विधियां होती हैं उस विधि के अनुसार वहाँ पे उनके जो देवता होते हैं, उनकी देवी देवताओं की वो पूजा करता है। पूजा करने के बाद में वहाँ पर उनकी स्मारक के रूप में 2 नगरों की स्थापना करता है। पहला नगर यहाँ पे कि युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद में यहाँ पे विजय मिली थी सिकंदर को पोरस के साथ में, वहाँ पर वो एक नगर बसाता है जिसका नाम होता है निकिया। निकिया का अगर ये एक यूनानी शब्द है, अगर इसको अपन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो उसका मतलब होता है विजयनगर। यहाँ पे कि सिकंदर को विजय मिली थी, सिकंदर जीता था, तो वहाँ पर पहला नगर बसाता है। यहाँ पे कि युद्ध हुआ था, सैनिक यहाँ पर युद्ध कर रहे थे, वहाँ पर पहला नगर की स्थापना करता है जिसका नाम निकिया होता है, जिसका नाम अगर हिंदी में बोला जाए तो विजयनगर होता है। दूसरा नगर झेलम नदी के दूसरे तट पर बसाया जाता है। यहाँ पे कि सिकंदर का जो घोड़ा था जिसपे कि वो युद्ध लड़ रहा था, वो उस घोड़े की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम होता है बेऊ काफला। बेऊ कैफला नाम का एक घोड़ा होता है, तो उसी के नाम पर एक दूसरा नगर बसाया जाता है जिसको कि बेऊ कैफला नाम उस नगर का रखा जाता है। तो इस तरीके से सिकंदर वहां पर 2 नगरों की स्थापना करता है। देन उसके बाद में जब झेलम का युद्ध खत्म होता है तो पोरस को अपना पूरा का पूरा राज्य वापस करते हुए आगे की तरफ में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि वहां से वो रुक जाता है, पोरस को उसका राज्य वापस करता है। देन उसके बाद में पोरस भी उसकी इस बात को मान लेता है और उसके साथ में शामिल कहीं ना कहीं पे होता है ये, ठीक है ना। आगे जाके पोरस ने भी सिकंदर का साथ दिया था और पोरस के साथ में आगे बढ़ता है। ये इतिहास में जानकारी मिलती है, पोरस सिकंदर के साथ में आगे बढ़ता है जब आगे के क्षेत्रों में वो युद्ध के लिए बढ़ता है अपनी यूनानी सेनाओं के साथ में। जब झेलम का युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो झेलम के युद्ध के बाद में सिकंदर फिर आगे का अभियान आगे बढ़ाता है। तो झेलम के युद्ध के बाद पोरस को जो परास्त होने के बाद में सिकंदर चिनाब नदी के, झेलम खत्म हुआ, झेलम के बाद में चिनाब नदी पड़ती है, तो चिनाब नदी के तट पर स्थित एक राज्य रहता है जिसका नाम होता है ग्लोचुक्वान। ग्लोचुक्वान नाम का एक राज्य होता है, उस पर आक्रमण करता है और उसको आक्रमण करके उसको जीत हासिल करता है। और जीतने के बाद में वो राज्य पोरस को ही दे देता है, यानी कि पोरस के राज्य में मिला लेता है। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हुए अश्वकों का जो प्रदेश होता है उसमें विद्रोह हो जाता है और वहां पर जो यूनानी क्षत्रप है जो कि पीछे छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पे कि क्षत्रप नियुक्त करके आता है सिकंदर जिसका नाम होता है निकोनोर।
तो निकानोर की वहां पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि विद्रोह होता है। उस विद्रोह में वहां के क्षत्रप को मौत की घात यानी कि वहां पे मारा जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो उसके बाद में वहां पर क्या होता है, सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया तथा तक्षशिला के क्षत्रप, जिसका नाम रहता है टायरे सेपेस और फिलिप, ठीक है ना, उन दोनों को वो विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। ठीक है ना, कौन, सिकंदरिया और तक्षशिला के दोनों क्षत्रपों को ये बोलता है कि वहां पे जो विद्रोह हो रहा है उस विद्रोह को दबाया जाए। तो उसको दबाने के लिए इन दोनों के जो क्षत्रप थे, ठीक है ना, जो इनका नाम रहता है टायरेस्पेस और फिलिप, इन दोनों को वहां पर विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। और उनकी मदद के लिए ईरान की सेनाएं, ठीक है ना, थ्रेसियन सेनाएं भी वहां पर आ पहुंचती हैं। ईरान, जहां पे कि पारसिक हकमानी साम्राज्य रहता है, क्योंकि उस पर विजय हासिल कर लेता है, और वहां की सेनाएं सिकंदर के साथ में हो जाती हैं। तो वो सेनाएं भी वहां पर आ जाती हैं और जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। तो ये जब विद्रोह होता है उस समय कहीं ना कहीं पे सिकंदर का जो अभियान है वहां पर थोड़ी दिन के लिए रुक जाता है। विद्रोह दबता है, दबने के बाद में सिकंदर फिर आगे की तरफ बढ़ता है, चिनाब नदी से आगे पार करता है। चिनाब नदी को पार करने के बाद में, ठीक, चिनाब नदी जिसको कि अस्कानी नदी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसको क्योंकि एग्जाम में बनता है ये। फिर चिनाब नदी के पास में जहां पे कि गांधार, जिसको कि गांधारिस नाम से भी जाना जाता है, वो राज्य रहता है, उस राज्य में प्रवेश करता है। और वहां पर पोरस का ही भतीजा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, पोरस के भतीजे का राज रहता है, ठीक है ना, जिसको कि छोटा पुरु के नाम से वो भतीजा था। तो उस पुरु का शासन होता है, तो उस पर हमला करता है। जब उस पर हमला करता है तो वहां पर क्या होता है, उसकी जो विशाल सेना है सिकंदर की, उसको देखकर वो भाग खड़ा होता है। जो कि गंधार का राजा पुरु होता है, जो कि पोरस का भतीजा होता है, वो वहां से भाग जाता है। और सिकंदर चिनाब और रावी की नदी के बीच में वो पूरा क्षेत्र जो था उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। वह संपूर्ण राज्य फिर से पोरस के राज्य में मिला देता है, यानी कि पोरस को ही दे देता है वो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सिकंदर ने जब पोरस के साथ में युद्ध हुआ था, उसके बाद में वो उसकी वीरता से जितना प्रसन्न हुआ, और वो जो राज्य था, जिस राज्य पर उसने जीत हासिल की थी, उससे कहीं ज्यादा राज्य पोरस को बाद में जीत कर वापस देते हुए जाता है। यानी कि उसका जो पोरस की जो सीमा थी राज्य की, वो सीमाएं धीमे धीमे कर बढ़ रही थी, और उसके आजू बाजू के राज्य जो कि सिकंदर जीत रहा था वो भी पोरस की सीमा में शामिल हो रहे थे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद में सिकंदर फिर रावी नदी के पास में पहुंच जाता है, रावी जो कि पंजाब के पास में लगी हुई है, वहां पहुंचता है और उसको पार किया उसने। और वहां के जो लोकल जनजाति थी, वहां पे जो लोकल जनजातियां रहती थी, उस पर आक्रमण करता है। इतिहासकार उन जनजातियों का नाम बताते हैं जिसको कि आंद्रिज जनजाति के नाम से जाना जाता है। वो आंद्रिज जनजाति वहां पर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी कमजोर जनजाति होती है कि वो आत्मसमर्पण कर देती है और वो हार मान लेती है। जब हार मान लेती है तो सिकंदर वहां की राजधानी, जो कि मैंने पिछले लास्ट वीडियो में उसका नाम बताया था मैंने, जो कि रावी नदी के पास में जो एक छोटा सा गणतंत्र था, जिसकी राजधानी थी पिम्प्रमा पर अधिकार कर लेता है, जहां पे कि आंद्रिज जाति के लोग, जनजाति के लोग वहां पर निवास करते हैं, क्योंकि वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, वो पूरे तरीके से सरेंडर कर देते हैं। फिर आगे बढ़ता है वो, आगे एक काठ गणराज्य रहता है, उस पर भी कहीं ना कहीं पर बहुत ही ज्यादा लड़ाके यानी कि लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग वहां पर निवास करते हैं, जो कि पंजाब का क्षेत्र रहता है। लड़ाकू योद्धा रहते हैं जो कि उनके सामने सरेंडर बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ पे कि जो लेखक है, प्राचीन लेखक एरियन, उसकी राजधानी जो है संगल बताता है। तो संगल राजधानी, यहाँ पे कि लड़ाकू योद्धा निवास करते हैं, जो कि पंजाब के आसपास का क्षेत्र रहता है। तो वहां पर सिकंदर को बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और चारों तरफ से वहां पर सिकंदर की सेना को घेरा जाता है। लेकिन एट द एंड होता क्या है, एट द एंड सिकंदर उनको भी परास्त करता है और उनके पूरे के पूरे नगर को ध्वस्त कर देता है। क्योंकि सिकंदर, अगर बात की जाए तो सिकंदर के साथ में एक ही राजा था इतिहास में, जो कि पोरस था। पोरस के सामने ही उसकी वीरता के कारण उसको पूरा का पूरा अधिकार वापस दिया, पूरा राज्य वापस दिया, और यहाँ पर अन्य नगरों को काफी ज्यादा हानि पहुंचाई थी, और ध्वस्त करके उसको अपने राज्य में या फिर अन्य राज्य या फिर पोरस के राज्य में ही शामिल करता गया था। तो इस तरीके से
जो राजधानी थी जहाँ पे कि लड़ाकू थे उनको पूरा ध्वस्त किया और वहाँ पे सामूहिक हत्याएं कर दी गईं। जो काठ नाम की जो जनजाति थी, जो कि पंजाब की एक लड़ाकू जनजाति थी, वहाँ पर भीषण बहुत बुरी तरीके से हत्या की और सभी को वहाँ पर मारा दिया गया। मतलब यूनानी जो विवरण है, यूनानी जो लेख हैं, जो इतिहास है, उसमें जानकारी मिलती है लगभग 17,000 जो लोग थे वहाँ पे, व्यक्ति थे, ठीक है ना, उन लोगों को मारा गया और लगभग 70,000 लोगों को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और इस प्रकार से जो गढ़ जातियों का प्रदेश था वो भी पोरस के अधीन हो गया था। यानी कि पोरस आगे बढ़ता है और जितने भी क्षेत्र थे जो सिकंदर ने जीते थे वो सिकंदर पोरस को ही दे देता है। यानी कि पोरस के अधीन ही वो पूरे के पूरे राज्य आगे जाके हो जाते हैं, जो कि झेलम के बाद में जब चुनाव आती है, चुनाव के बाद में रावी आती है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जितने भी 4 राज्य थे वो सिकंदर पोरस को ही देता चला जाता है। पोरस के अधीन वो सीमाएं हो जाती हैं और पोरस की सीमाओं का विस्तार आगे आके बढ़ता ही रहता है। उसके बाद में सिकंदर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के और भी राजा होते हैं वो स्वयं ही समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और सिकंदर के सामने उपहार देकर संधि स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से कई राजा ऐसे थे जो कि सिकंदर के साथ में संधि की, उसको उसका स्वागत किया, उसके सामने सरेंडर किया और कईयों ने वहां पर युद्ध किया, लेकिन युद्ध में वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्य होते हैं, इस कारण से वो अपनी हार स्वीकार करते हैं और हार जाते हैं और मारे भी जाते हैं। तो सिकंदर जब व्यास नदी के तट पर आता है, आखिरी में वो व्यास नदी के तट पर पहुंचता है जब, तब वहां पर जाकर कहीं ना कहीं इतना कमजोर हो जाता है वो, क्योंकि वो अकेला, जो कि जिसके पास में पूरी विल पावर थी, जिसका की पूरी इच्छा थी, जिसकी की पूरी कामना थी कि वो विश्व का विजेता बने, तो वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसके साथ में जो सेना होती है, वो सेना यहाँ पर व्यास नदी पर आकर अपने घुटने टेक देती है और वहां पर विद्रोह हो जाता है। सिकंदर का अभियान यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुक जाता है और व्यास नदी पर आकर सिकंदर की सेना, जो यूनानी सेना थी, वो घुटने टेक देती है और वहां पर घटना जो घटती है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है और इससे सिकंदर काफी ज्यादा विचलित हो जाता है और वो कोशिश करता है कि वहां की जो उसकी जो यूनानी सेना है उसका मनोबल बढ़े, तो उसके लिए काफी ज्यादा उत्साह बढ़ता है। लेकिन एट द एंड सैनिक में उत्साह बिल्कुल नहीं बढ़ता और वो 2 से 3 दिन तक, जब सिकंदर थक जाता है समझाते समझाते दिन, उसके बाद में सिकंदर अपने कैंप में चला जाता है और 3-4 दिन तक वहीं पर आराम करता है। एट द एंड वो सैनिकों को आदेश देता है कि अगर आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे ना बढ़ें। वहां से सिकंदर सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे देता है कि ठीक है, यहाँ पे अपना युद्ध अपन समाप्त करते हैं और आप अपने अपने जो क्षेत्र हैं यूनान, वहां तक वापस चलते हैं। तो सिकंदर काफी ज्यादा लज्जित भी होता है और लज्जित होने के कारण वो काफी दिनों तक अपने घर में पड़ा रहता है। दिन उसके बाद में ये आदेश दे देता है कि सैनिकों को वापसी का आदेश मिल जाता है। तो यहाँ पे सिकंदर के जो सैनिक थे उनके उत्साह भंग होने के 2-3 कारण रहे थे यहाँ पर। सबसे पहला जो कारण था, वो अपने जो स्वदेश थे, यूनान जो राज्य था, वहां से वो काफी दिन हो गए थे, काफी दिनों से वो युद्ध में लड़ रहे थे और काफी दिन से युद्ध के कारण वो थक भी गए थे और साथ ही साथ में अपने घर की भी उनको याद आ रही थी। तो ये एक पहला कारण था और साथ ही साथ में निरंतर युद्ध में रहने के कारण वो उनके शरीर जवाब दे चुका था और कई सैनिक थे जो कि बीमार हो चुके थे, कई सैनिक जो कि उसके साथ के यूनानी सैनिक थे वो मारे जा चुके थे और कई सैनिक जो कि युद्ध में अपंग हो गए थे, उनका कोई ना कोई शरीर का हिस्सा जो कि कमजोर हो गया था, कट गया था। तो इस कारण से उनका जो उत्साह था धीमे धीमे करके कम होता चला गया। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका जो उत्साह था स्वाभाविक रूप से कम होना बनता है। तो यही एक प्रमुख कारण माने जाते हैं। साथ में अन्य कारण भी था, जिसमें कि झेलम का जो युद्ध था, जो कि पोरस के साथ में हुआ था, वो जो युद्ध था वो युद्ध कमजोर नहीं था, काफी जबरदस्त युद्ध हुआ था, क्योंकि पोरस की जो विशाल सेना थी उसने भी यूनानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे और यूनानी सेना को काफी ज्यादा हानि पहुंचाई थी। तो उससे भी जो सिकंदर की सेना थी वो कमजोर हुई। तो ये 3 प्रमुख कारण यहाँ पर बताए जाते हैं, जिससे कि सैनिकों का जो उत्साह था, यूनानी सैनिकों का जो उत्साह था वो कमजोर हुआ और वहां से वो व्यास नदी पे आकर वो अपनी हिम्मत
खो देते हैं और वहां पर जाकर वो विद्रोह कर देते हैं। तो प्रत्येक स्थान पर यहां पर कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। किसको? सिकंदर को। और व्यास के पूर्व में, क्योंकि यहां पर एक जानकारी मिलती है कि व्यास नदी के बाद में जो साम्राज्य चालू होता था वो मगध साम्राज्य चालू होता था। मगध साम्राज्य यानी कि नंद वंश का शक्तिशाली साम्राज्य की सीमा वहां से चालू हो जाती थी। तो उसके बारे में भी यहाँ पे सैनिकों को ये जानकारी मिलती है कि बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली शासन था मगध, यहाँ की सैनिक बहुत ही ज्यादा बलिष्ठ थे, ये जानकारी उनको मिलती है। तो इस प्रकार से जो यूनानी सैनिक थे वो किसी भी तरीके से मगध के जो वीर सैनिक थे, नंद साम्राज्य यानी कि नंद जो वंश था उसकी जो सीमा लगी थी उससे टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो निराश सिकंदर जिस मार्ग से वापस आया था उसी मार्ग से उसको वापस जाने का उसने निश्चय ले लिया कि सभी सैनिक उसी मार्ग से वापस जा सकते हैं। तो यहां पर क्या यूनानी, उसके बाद में जब वो व्यास नदी पर रुक जाता है तो वो अपनी यूनानी देवताओं की स्मृति में वहां पर, ठीक है ना, कितनी 12 विशाल वेदियों का निर्माण करवाता है। और 12 विशाल वेदियों का निर्माण होता है। यहाँ पे विधिवत यूनानी जो उनकी विधियां होती हैं, संस्कृति होती है, उस संस्कृति के अनुसार वहां पे पूजा करवाता है। और उसने व्यास तथा झेलम के बीच में, ठीक है ना, संपूर्ण प्रदेश पर जो कि अधिकार किया था वो पोरस को दे देता है और पोरस के अधीन छोड़ के वहां से वापस जाने का निर्णय ले लेता है। और यहां पर आंभी को, क्योंकि यहां पर आंभी ने भी कहीं ना कहीं पर सिकंदर का साथ दिया था, तो आंभी को भी कुछ राज्य हिस्से में आते हैं, जिसमें कि झेलम के पश्चिम का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, वो जो भाग था, और साथ में एक और राजा था अभिसार। अभिसार जो कि उसका छत्रप मान सकते हैं, उसको अरसेज राज्य के साथ साथ कश्मीर का जो भूभाग था आज के वर्तमान का, वहां के शासन का अधिकार अरसेज को देता है। आंभी को झेलम के पश्चिम का अधिकार देता है और पोरस को जो अधिकार मिलता है वो व्यास तथा झेलम नदी के बीच के जो संपूर्ण प्रदेश होते हैं जिसपे कि अधिकार कर लिया था सिकंदर ने, उसका अधिकार पोरस को दे देता है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे राज्यों का बंटवारा करते हुए सिकंदर वापसी का अभियान चालू करता है और वापस वहां से जाता है, ठीक है ना। लेकिन वापस जाते हुए कहीं ना कहीं पे उसने, अगर एक जानकारी मिलती है तो मालव तथा शूद्र के जो संगठित क्षेत्र थे वहां पे भी सिकंदर को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। और वहां पे भी काफी ज्यादा जो मालव राज्य था, मालव जो कि गुजरात के क्षेत्र में लगा हुआ, जो कि आगे जाके मालवा क्षेत्र बनता है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वही क्षेत्र जो आगे जाके अब इतिहास में अपन पढ़ते हैं, वही मालव जनजाति के लोग का यहाँ पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। किसको? सिकंदर को, जिसके पास में वो पूरा एक संघ था, एक गणतंत्र था, जिसके पास में एक विशाल सेना थी। उन्होंने डटकर सिकंदर का काफी ज्यादा मुकाबला किया और उसके बाद में सिकंदर यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो गया था। जब वो वापसी करता है यहाँ पर सिकंदर बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ और घायल होने के बाद में, लेकिन घायल तो हो गया था, लेकिन एट द एंड सिकंदर ने यहाँ पर जो मालव जनजाति के लोग थे उसको यहाँ पर परास्त कर दिया था, यानी कि उनको हरा दिया था। घायल होने के बावजूद भी वहां पर मालव जनजाति के लोग पूरी तरीके से परास्त हो गए थे। वहां के राज्य के सारे जितने भी नर पुरुष थे, नर थे, उन सबको यहाँ पर खत्म कर दिया था। उसके बाद में उनकी जो वहां पर नारी थी, यानी वहां पे जो महिलाएं थी उनको, तथा हाथ में उनके बच्चे थे, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शूद्रक थे या फिर जो मालव थे उनका पूरा पतन हुआ और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। पूरा संघ सिकंदर की सेनाओं ने यहाँ पर खत्म कर दिया था, भंग कर दिया था, पूरी की पूरे शहरों को, पूरे नगरों को यहाँ पर खत्म करके मिटा दिया गया था। तो सिकंदर के प्रतिरोध कुछ अन्य गणराज्यों ने भी किया, जिसमें कि ये मालव गणराज्य भी था जिन्होंने प्रतिरोध किया। ब्यास तथा चिनाब नदी के संगम के आसपास, ठीक है ना, यहाँ पर जो सेवी और अगस्त जनजाति के लोग निवास करते थे, ठीक है ना, इन्होंने भी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद में जो अन्य जो जनजाति थी उनकी स्त्री और बच्चे भी यहाँ पर
जो थे उनको वहाँ के जो नर पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले अपनी बच्चे और स्त्रियों को आग के हवाले किया, कहीं ना कहीं पे हमारी स्त्री और बच्चों को ये नुकसान ना पहुंचाए। तो सबसे पहले उनको आग के हवाले किया और खुद युद्ध में लड़ पड़े और युद्ध में भिड़ गए थे सिकंदर के साथ में, और लड़ते हुए वो भी मारे गए। तो इस तरीके से दक्षिण पश्चिम का जो आसाम क्षेत्र और वसाती नामक की जो छोटे छोटे गणराज्य थे वो भी सिकंदर की युद्ध की सेनाओं के सामने टिक नहीं पाते हैं, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं हार मानी और वो हार गए थे और उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। तो टोटल जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, लगभग 28 ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जिसको कि सिकंदर ने अपने यूनानी सेना के बल पर जीता था, जो कि पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्र थे, जो कि पिछली वीडियो में मैंने उन सभी के नाम आपके सामने दिए हैं। तो उन सब को जीतते हुए आखिरी में जाकर ये वापस जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी, जो कि पंजाब की नदियों के बीच में भी हिस्सा रहा, झेलम, चेनाब या और व्यास नदी के क्षेत्र का ये पूरा का पूरा हिस्सा रहा था। तो यहाँ पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद में वो आगे बढ़ा और फिर वापस लौटा। वापस लौटने के बाद में यहाँ पर जो आखिरी में अगर देखा जाए तो सिकंदर जब पाटल राज्य पहुंचता है तो वहां पर सिंधु नदी 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। वापसी के समय में जब सेना को वापसी का आदेश देता है, वापसी जाने के बाद में जब पाटल पहुंचता है, पाटल में सिंधु नदी जब 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो वहां पर भी एक अन्य जो गणराज्य रहता है, उस गणराज्य का जो राजा होता है जिसका नाम ड्यूरियस, ठीक है ना, ड्यूरियस जो वहाँ पे लेख है, जो कि एक लेखक है, उसने इसके बारे में जानकारी दी है कि स्पार्टा जो कि एक यूनानी एक साम्राज्य था, उस तरीके से यहाँ पर भी 2 राजाओं का राजन था, यानी कि 2 राज्य का शासन था, 2 राजा होते थे यहाँ पर। उसी तरीके का यहाँ पर एक राज्य था, उस राज्य का भी यहाँ पर विरोध होता है। लेकिन विरोध होने के बावजूद भी जैसे ही यहाँ पर यूनानियों के आगमन का पता चलता है वहाँ के राजाओं को, तो वहाँ के नगर जो नागरिक होते हैं वो नागरिक उस नगर को खाली करके चले जाते हैं। इस तरीके से सिकंदर का संपूर्ण अधिकार उस क्षेत्र पर हो जाता है। लगभग सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो यही रही, जो कि आखिरी थी पाटल की जो विजय थी वो सिकंदर की अंतिम विजय मानी जाती है। 325 ईसा पूर्व यानी कि 325 बीसी के समय में सितंबर का जो माह था, सितंबर के माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान की तरफ में प्रस्थान किया, यानी कि यहाँ से वो वापस यूनान की तरफ में लौटता है, अपने राज्य अपने साम्राज्य की तरफ में वापस लौटता है। जिस तरीके से सेना यहाँ पर थक गई थी, उसने मना कर दिया था युद्ध लड़ते हुए, तो वापस जब लौटता है तो लौटते हुए वो जेरोडोसिया के रेगिस्तान के भाग से होता हुआ वो बेबीलोन पहुंचता है, और बेबीलोन पहुंचने के पश्चात में 2 वर्ष लगते हैं यहाँ से लेके आगे तक पहुंचने में। 2 वर्ष के अंतराल में वो जब वो 323 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर पहुंचता है तो यहीं पर वो बीमार हो जाता है, क्योंकि वो घायल हो जाता है वो, और घायल की अवस्था में वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है वो, और यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि बेबीलोन के जंगल में यहाँ पे की उसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। तो ये सिकंदर का भारत का अभियान था, जिसमें कि उत्तर पश्चिम के समस्त 28 जो छोटे छोटे गणराज्य थे उसको जीता, पोरस के साथ में युद्ध हुआ, और पोरस के साथ में उसके पूरे राज्य को, उसकी वीरता को देखते हुए उसने वापस राज्य को लौटाया। देन उसके बाद में आगे का जो अभियान लगाता है, तो आगे के अभियान में जिस तरीके से वो राज्यों को जीतता है, और पोरस और आम्भी, तक्षशिला का राजा आम्भी और अन्य राजाओं में वो पूरा का पूरा राज्य विभक्त करते हुए वापस लौटता है, और अन्य क्षत्रप जो कि पोरस के ही यूनानी जो क्षत्रप थे वो उनको वहाँ पर नियुक्त करता है, और वो यहाँ पर रह जाते हैं, जो कि आगे के अपन जब कंटेंट की स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि जब मगध साम्राज्य में नंद वंश का जब विनाश होता है, नंद वंश का पतन होता है, और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और उस समय जब मौर्य साम्राज्य अपना विस्तार करता है तो किस तरीके से आगे यूनानी जो राजा होते हैं वो मौर्य के सामने झुकते हैं और मौर्य साम्राज्य अपना विस्तार करता है। तो उसके संबंध के बारे में हम आगे जानेंगे
इसके आगे का जो कंटेंट रहेगा उसमें अपन पूरा समझेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, जिसमें कि मैंने आपको सिकंदर का पूरा अभियान कंप्लीट कर लिया है। पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे का जो कंटेंट रहेगा वो मौर्य और आगे का अपन कंटेंट इसमें कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अपना खास ख्याल रहिएगा। कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।